अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नेटवर्क के खास कार्यक्रम केवल आवेश और बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण के चुनाव के लिए मतदान कराया गया। कमोबेश मतदान शांतिपूर्ण रहा, हालांकि छिटपुट हिंसा की भी खबरें रही हैं। इसके बारे में आपको इस कार्यक्रम में विस्तार से बताएंगे। बात करेंगे अमित शाह की रैली की भी, जो कि कोविड नियमों को देखते हुए इस बार सीमित संख्या के साथ हुई। इस रैली में अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा और कहा कि अब यहां पर खून की राजनीति नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने टीएमसी और कांग्रेस को पत्र लिखकर क्या कहा है, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही पश्चिम बंगाल में अब कोविड-19 रोधी टीके की कीमत को लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की रैली से। आपको दिखाते हैं अमित शाह ने आज अपनी रैली में टीएमसी सरकार पर क्या निशाने साधे हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे मतुआ समुदाय की। मतुआ समुदाय देखिए बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लिए जाते हैं आपको अमित शाह की रैली। आज मैं आया हूं तब आपको ये बताना चाहता हूं, दीदी के पास बंगाल के विकास का कोई विजन नहीं है। आप उनका भाषण सुन लीजिए। भाषण में 10 मिनट तक प्रधानमंत्री जी या मुझे गाली बोलती है और कोई एजेंडा नहीं है, और कहेगी बहारी बहारी बहारी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, देश के प्रधानमंत्री बंगाल की जनता से बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जरा जोर से बोले, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बहारी कहां से हो गया? मैं तो इस देश में जन्मा हूं ममता दीदी, यहीं पला, यहीं बड़ा, और मर जाऊंगा तो मेरी चिता भी यहीं पर लगकर इस देश की पवित्र भूमि में ही मिल रहा। मैं बाहरी नहीं हूं दीदी, मगर आपकी जो वोट बैंक है ना, घुसपैठियों की वोट बैंक, वो घुसपैठियों की वोट बैंक बाहरी है, जिसके आधार पर अब बंगाल पर शासन करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आज उत्तर बंग के अंदर आया हूं। मैं यहां पर आया हूं तब मैं बताना चाहता हूं कि ढेर सारे बुनकरों को दीदी ने अनेक प्रकार के वादे किए, मगर कभी बुनकरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। आज भी बंगाल के बुनकरों को 170 से 150 से 170 रुपया मजदूरी मिल रही है, और कई बुनकर इसके कारण बंगाल से पलायन करें। मोदी जी ने खादी को बढ़ावा देकर बुनकरों के कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने यही बंगाल के अंदर 2000 कारीगरों को चरखा, करघे, परिधान मशीन वितरित कर उनकी इनकम को बढ़ावा करने। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या तृणमूल कांग्रेस रोक सकती है? क्या कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? ये घुसपैठ तो ये तीनों पार्टियों के लिए अपना वोट बैंक है, वोट बैंक। और मित्रों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि आप 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो सरकार व्यक्ति तो क्या, इंसान तो क्या, बॉर्डर की इस ओर से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बंगाल के अंदर घुसपैठ रोककर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। जो हमारे राजवंशी समाज के, मतवा समाज के, नामशूद्र समाज के भाई बहन यहां पर शरणार्थी बनकर आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता दीदी कहती है सीएए से हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। मैं बताने आया हूं ममता दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया। 2 मई को
आपकी विदाई निश्चित है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मित्रों, मैं आप सभी को वादा कर कर जाता हूं, हमारे भाइयों को सम्मान के साथ भारत की नागरिकता देकर हम गले भी लगाएंगे, नागरिक भी बनाएंगे और उनको सम्मान देंगे। छठे फेज का चुनाव चल रहा है और छठे फेज की जनता भारी मतदान कर कर दीदी को अपनी शान के हिसाब से विदाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर वोटिंग करें। 5 चरण के चुनाव में 122 से ज्यादा सीटें जीतकर हम 122 से ज्यादा जीत रहे हैं और छठे चरण में हम बहुमत के लिए जरूरी सीटें जरूर जुटा लेंगे। बंगाल के पंचायत के चुनाव हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। लोकसभा के चुनाव हुए, रेगिंग कर कर कई सारे बूथ लूट लिए और भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मित्रों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये सोचते हैं अब कोई जांच करने वाला नहीं है। 2 मई को आप भाजपा की सरकार बना दो। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हमारे देवेंद्रनाथ और अनूप रॉय का जो हत्या किया है, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या किया है, उनको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हम नहीं चाहते कि बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा हो। हमारा शासन आएगा तब तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कोई हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर में सरकारें बनती है, जाती है, जीतती है, हारती है, मगर कभी व्यक्ति की जान नहीं जाती। सिर्फ बंगाल के अंदर पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने ये जो गड़बड़ किया है, मुझे लगता है कि इसको हम सीधा कर कर एक ऐसा उनको सबक सिखाएंगे जिससे सालों तक बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा न हो। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए छठे दौर के चुनाव में विभिन्न हिस्सों से हिंसा की छिटपुट घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। हालांकि कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चला। पश्चिम बंगाल में छठे दौर में 43 सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। इनमें से 17 सीटें उत्तर 24 परगना की हैं, जबकि 9 सीटें नादिया और उत्तर दिनाजपुर जिले की हैं। इसी चरण में पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर भी मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुरक्षाकर्मी लोगों को संक्रमण से बचने के लिए नियमों का अनुपालन करने के लिए कह रहे थे। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके में मतदान केंद्र पर बहस के दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और वहां पर गोली चलने की भी खबर है। हालांकि दोनों पार्टियों ने बंदूक के इस्तेमाल से इनकार किया है और घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने घटना पर स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। रायगंज में तृणमूल कांग्रेस के सूत्र ने बताया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी का एक कार्यकर्ता उस समय गंभीर रूप से घायल हो गया जब कथित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला किया, लेकिन भगवा पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। उत्तर 24 परगना के बीजपुर निर्वाचन क्षेत्र में भी हिंसा की खबर है, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर मतदान में धांधली करने का आरोप लगाया है। खबर है कि इस घटना में तृणमूल कांग्रेस के 2 और भाजपा के 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की बड़ी टुकड़ी इलाके में भेजी गई है। भगवा पार्टी ने आरोप लगाया है कि नेहाटी निर्वाचन क्षेत्र के हली शहर में स्थानीय भाजपा नेता के घर पर बम फेंका गया, जिसके फटने से उनकी मां और छोटे भाई के घायल होने की खबर है। फिल्म निर्देशन से राजनीति में आए और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी राज चक्रवर्ती का भाजपा समर्थकों ने बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र में घेराव किया और मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। चक्रवर्ती ने इन आरोपों से इनकार किया है। अमदंगा निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस ने देसी बम बरामद किए। हम आपको बता दें कि इस चरण में लगभग 1 करोड़ 3 लाख मतदाता 306 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की 1071 कंपनियों को तैनात किया गया है। इस बीच
पश्चिम बंगाल के चुनाव में शरणार्थियों के लिए नागरिकता भाजपा के लिए अहम चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि मतुआ जाति के गढ़ में आने वाले नतीजे नए सीएए कानून को लागू करने से पहले अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इससे जनता के मूड का अंदाजा लगेगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे बनगांव और कृष्णानगर विधानसभा सीटों को मतुआ जाति का गढ़ माना जाता है और यहां पर छठे चरण में आज मतदान हुआ। मतुआ राज्य की अनुसूचित जाति की आबादी का बड़ा हिस्सा है और वर्ष 1950 से ही पहले पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में पलायन कर रहा है और इसकी बड़ी वजहों में एक धार्मिक आधार पर उत्पीड़न रहा है। माना जाता है कि राज्य में मतुआ जाति के 30 लाख लोग हैं, जो नादिया उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 4 लोकसभा सीटों और 30 से 40 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। इस चुनाव में सीएए को लागू करने के साथ साथ राजनीतिक और धार्मिक पहचान और विकास भी निर्णायक मुद्दा बनकर उभरा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विरोधी भाजपा इस समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से कई वादे कर रहे हैं। भाजपा के सांसद और मतुआ ठाकुरबाड़ी गुट के नेता शांतनु ठाकुर कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस और माकपा सरकार ने मतुआ के लिए कुछ नहीं किया। यह भाजपा है जिसने समुदाय की चिंता की, इसलिए नागरिकता का वादा किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने संसद में सीएए पारित कराया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत से बंगाल में इसका विरोध किया। हम इस अन्याय के खिलाफ मतदान करेंगे। उनके दावे का विरोध करते हुए हालांकि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और समुदाय की दिवंगत मातृ नेत्री बीना पानी देवी की बहू ममता बाला ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा झूठे वादे कर शरणार्थियों को बेवकूफ बना रही है। उन्होंने कहा, मतुआ इस देश के नागरिक हैं, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि सीएए में 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। समुदाय के सूत्रों ने बताया कि समुदाय के भीतर भी अहम मुद्दा बनकर उभरा है और उनको आशंका है कि अगर एनआरसी का काम सीएए लागू करने से पहले शुरू हुआ तो उन लोगों को विदेशी करार दिया जा सकता है जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में दाखिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, अधिकतर लोग धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश से भारत आए हैं। अब अगर हम उन्हें नागरिकता नहीं देंगे तो वे कहां जाएंगे। सीएए हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता का मूल हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक समुदायों की तरह मतुआ में भी एक धड़े के रूप में मतदान करने की परिपाटी रही है और इसीलिए सभी राजनीतिक दल 90 के दशक से ही समुदाय के मतों को हासिल करने को प्रयासरत रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को आपूर्ति की जाने वाली कोविड-19 टीके की खुराक की कीमत में अंतर को लेकर भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सभी खरीदारों के लिए कीमतें एक होनी चाहिए। भाजपा के नारे एक देश, एक पार्टी, एक नेता का मजाक उड़ाते हुए ममता बनर्जी ने जोर दिया कि सभी भारतीयों को इसकी उम्र और निवास से परे मुफ्त में टीका मुहैया कराया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ट्वीट किया, एक देश, एक पार्टी, एक नेता का नारा भाजपा हमेशा लगाती रहती है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए उनके पास टीके की एक कीमत नहीं है। हर भारतीय को उम्र, जाति, नस्ल, निवास स्थान से परे मुफ्त में टीके की जरूरत है। भारत सरकार कोविड-19 टीके की बस एक कीमत तय करे, चाहे उसे केंद्र खरीदे या राज्य। उल्लेखनीय है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को अपने टीके कोविशील्ड की कीमतों की घोषणा की, जिसके मुताबिक राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति खुराक की दर से, जबकि निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक की दर से टीके की आपूर्ति की जाएगी। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कार्यक्रम में किसी तरह के बदलाव से इनकार किया है और तृणमूल कांग्रेस से कहा है कि शेष 3 चरणों के चुनाव को एक साथ मिलाने का उसका सुझाव व्यवहारिक नहीं है। आयोग ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी से कहा कि मुस्लिमों का रमजान का महीना समाप्त होने और महामारी कम होने के बाद राज्य में शेष चरणों के चुनाव कराने की उनकी मांग इसलिए स्वीकार्य नहीं है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है और उससे पहले नई विधानसभा का गठन किया जाना है। कांग्रेस नेता को बताया गया, चुनाव के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव चुनाव कराने के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर असर डालेगा। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को 19 अप्रैल को पत्र लिखकर चुनाव टालने का आग्रह किया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन द्वारा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र के जवाब में आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून के विभिन्न प्रावधानों और कोरोना वायरस महामारी के परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का हवाला दिया।
और राज्य में चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव से इनकार किया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस बार अतिरिक्त चरण के बावजूद चुनाव का कुल समय 2016 के चुनावों की तुलना में 11 दिन कम कर 66 दिन किया गया है।